नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। हम लोग पढ़े थे, लुसेंट की किताब पढ़े थे, उसमें से कुछ पार्ट हो गए थे। आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। इसमें आज पढ़ेंगे पुष्यमित्र वंश एवं वर्धन वंश, है ना। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते लेकिन हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, है ना। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, है ना। धन्यवाद। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ है उसमें मैत्रक, मौखरी, पुष्पभूत, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्पभूत वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया है। पुष्यमित्र वंश के संस्थापक पुष्पभूत, इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में स्थित वर्तमान थानेसर नामक स्थान थी, है ना। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परव भट्टारक और महाराज विराज और जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की, है ना। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राशि उत्पन्न हुई। राजसी का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजसी को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। राजवर्धन ने तो देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त ने के मित्र गौड़ नरेश शासक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी थी। नोट: शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बौद्ध गया को कटवा दिया था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परव भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसने अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। इसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हुएन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएन सांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है ना। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने का उद्देश्य से भारत आया था ना। 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 640 एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए थे। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हुआन सांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया तथा वह बौद्ध बन गया था। हर्ष के समय में नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हुआन सांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कंदावली की रचना की थी। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा था कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही। हर्ष ने अधीनस्थ शासक महाराजा अथवा महासामंत कहे जाते थे, है ना। हर्ष के मंत्र परिषद के मंत्री को सचिव या आमत कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत का मुक्त कहा जाता था। प्रत्येक भुक्त का शासक राजस्थानी, उपरिक्त अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया था। भुक्त का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय जिसका प्रधान विषय पद होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे।
ग्राम प्रधान की सबसे छोटी इकाई थी, है ना? ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाध्यक्ष पटलिक कहा जाता था, है ना? पुलिस कर्मियों को जाट या भाट कहा गया है। दंडपाशिक या दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर पैदल सेना के अधिकारियों को बालाधिकृत या महाबालाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, है ना? हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंच परिषद भांडी प्रधान सचिव, सिंहनाथ प्रधान सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख है ना? दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी में था। इसकी राजधानी कांची थी, तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरा किरातार्जुनीयम के लेखक भरावी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 680 ईस्वी, नरसिंह वर्मन द्वितीय 704 से 728, नंदी वर्मन द्वितीय 731 से 795। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित 889 से 897 ईस्वी में हुआ था। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों में सबसे छोटी द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है ना? बात पीकोंड की अवध उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिम्हन द्वितीय था। उसने राजाओं से आगमप्रिय, शास्त्रों की प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधियां धारण की थी। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसे राजसिंहेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण से द्राविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। महाबलीपुरम में सौर मंदिर 10 कुमार चरित के लेखक दांडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची में मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलई अलवर नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे, है ना? राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग 752 ईस्वी में था। इसकी राजधानी मनकिर या मांडखेत वर्तमान में मालखेड़ सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय तथा इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। ध्रुव में धरावस भी कहा जाता है। ध्रुव को धरावस भी कहा जाता है। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था, है ना? अब पल्लव पांडव केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की थी। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन गणितासर संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्त के लेखक शक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे, है ना? अमोघ वर्ष में तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र तृतीय के शासन काल में अरबी निवासी अलमसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक महान कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश में नींव डाली थी। एलोरा एवं एलिफेटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ था।
एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने एवं इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी, है ना। चालुक्य वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप तुती ने की थी, जिसकी राजधानी मान्यखेड़ थी। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए। तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6 और सोमेश्वर तृतीय एवं तैलप तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मानखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी मतलब कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था। बिल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही रहते थे, है ना। गीताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ यज्ञवत्तल स्मृत का व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमांकदेव चरित की रचना बिल्हड़ ने की थी। इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन का प्रकाश डाला गया है। चालुक्य वंश प्रतापी, जयसिंह के प्रतापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी प्रतापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुसुवर्ण एवं अष्टिनोष्टम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेंद्र का मेघुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी, है ना। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया था और उसकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा भी गया था, है ना। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने प्रतापकोट की उपाधि धारण की थी, है ना। अब इसका क्या है, इलोह अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, जिसका लेखक इसके लेखक कौन है, रवि कीर्त है। अजंता की एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है ना। प्रतापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है ना। मालवा को जीतने के बाद विनादित्य ने सलकोतर पाथनाथ की उपाधि धारण की थी। अब इसके बाद विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशिन ने किया था। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनिजाश्रय की उपाधि प्रदान की थी। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई थी, है ना। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके सामंत दांती दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। चालुक्य वंश वेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी थी वेगी। राजधानी क्या थी, वेगी थी, जो आंध्र प्रदेश में है। इस वंश के प्रमुख शासक थे जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय थे। इस वंश के प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। अब देखते हैं चोल। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पांडवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय 850 से 887 ईस्वी थे, जिसकी राजधानी तंजौर एवं तंजावुर था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया था। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया है। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख राजा थे
परातक फर्स्ट, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोतुंग, है ना। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश द्वितीय ने परातक फर्स्ट को पराजित किया था। इस युद्ध में परातक फर्स्ट का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया था। राजा राजा राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महेंद्र पांचवें को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विदित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया और पोन्नल रुवा को इसकी राजधानी बनाया था। राजराज फर्स्ट शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोडचोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय के केसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूलकर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाया रहा था। कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पीरुदुरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सिरुदरन कहा जाता था, है ना।